हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। ये कंपनी भी एक बड़े ग्रुप से, एक अच्छे खासे ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड चलिए इस कंपनी को स्टडी कर लेते हैं। कुछ सालों पहले ही ये कंपनी जो है अपनी होल्डिंग कंपनी से डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट हुई थी और कंपनी का नाम है मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 56 रुपए का है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीमर्जर हुआ था अप्रैल 2022 में। ठीक है, 1 अप्रैल से लिस्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, आज के दिन की बात करें तो डाउन ही है। पिछले 6 महीने की बात करें 21% डाउन है। साल भर में भी 23%। 5 साल में अभी तो 5 साल पूरे हुए ही नहीं है। ठीक है, तो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग ये कंपनी करती है एंड पी रेशो भी देखें 37 का है। 24,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो वॉलेटाइल तो रहेगी। और जैसा कि आपको इसके चार्ट पैटर्न में दिख भी रहा होगा कि वॉलेटाइल काफी रहता है। 28% यहाँ डाउन हुआ, उसके बाद सीधा रैली आई 64% की। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से लगभग 26-27% ये डाउन है। तो स्मॉल मिड कैप टाइप्स की कंपनी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के साथ एक फेवरेबल पॉइंट ये है कि एक बड़े ग्रुप की कंपनी है। आपको पता ही है मदरसन तो छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। मदरसन संवर्धना मदरसन, ये जो इसकी दूसरी पेरेंट कंपनी है, ये इसी में से डीमर्ज हुई थी। और इस कंपनी को आप देख सकते हैं, ये भी काफी वॉलेटाइल रहती है, लेकिन 90,000 92,000 करोड़ की बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये। और इसी में से डीमर्ज हुई थी। इसका सिर्फ वायरिंग जो इंडिया का बिजनेस है वो अलग हुआ था। तो आज के दिन कंपनी के नंबर्स थे, तो चेक कर लेते हैं नंबर्स किस प्रकार के रहे, उसके बाद वैल्यूएशन वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो नंबर्स आज ही के दिन आए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर मार्केट आवर्स आए हैं, लगभग 4:30 बजे के आसपास नंबर रिलीज हुए। तो देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के रहे। तो आप देख सकते हैं सारे फिगर्स करोड़ में है यहाँ पे। सीक्वेंस दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। इनकम की बात कर ले तो 2300 करोड़ की इस बार की। 3 महीने पहले थी 2330 एंड 1 साल पहले थी 2115। तो इनकम ईयरली बढ़ी है, क्वार्टरली एकदम फ्लैटिश ही मैं यहाँ पे कहूंगा। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार के हैं 2116। 3 महीने पहले थे 2127 एंड 1 साल पहले थे 1896। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पे खर्चे ईयरली हो बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं, क्वार्टरली यहाँ पे फ्लैटिश ही कहूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं तो वो है इस बार का 184 करोड़। 3 महीने पहले था 202 करोड़ और 1 साल पहले था 218 करोड़। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, प्रॉफिट्स यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे आपको अपडेटेड होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो है 139 करोड़। 3 महीने पहले था 152 करोड़। 1 साल पहले था 167 करोड़। तो ईयरली भी डाउन, क्वार्टरली भी यहाँ पे डाउन परफॉर्मेंस ही है। तो कंपनी के नंबर्स कुल मिला के देखा जाए तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो ऐसी कंपनी से हमें उम्मीद होती है कि ये अच्छे नंबर पेश करेंगी, क्योंकि स्मॉल मिड कैप में हम जब जाते हैं तो हमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है कि वहां पे बहुत तेजी से ये कंपनीज ग्रो करेंगी। लेकिन उस तरह के तो नंबर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि नंबर्स जो कम आए हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या बोल रही है और किस वजह से नंबर कम आने की उम्मीद है। जैसा कि मैं बताऊं, पिछले अगर अगर आप एक्टिवली वॉच करते हैं मार्केट को तो आपको पता ही है पिछले 3-4 महीने से ऑटो सेक्टर्स में काफी दिक्कतें चल रही थी। और ये स्टॉक्स जो हैं ऑटो सेक्टर के साथ उनके एंसिलरी की तरह काम करते हैं, यानी कि मेन और जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी उन्हीं की गाड़ियां अगर ढंग से नहीं बिक रही हैं। आपको पता होगा शायद दिवाली के टाइम पे भी काफी रेट कट्स वगैरह जो है गाड़ी कंपनियों ने करे थे। जो गाड़ी वो 10 लाख में बेच रहे थे, उन्होंने डिस्काउंट दे दे के उस गाड़ी को 9 लाख पे, 8.5 लाख पे भी बेचने को वो तैयार हो गए थे, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे इन कंपनियों के प्रॉफिट्स आगे बढ़ सकते हैं तेजी से, क्योंकि आपको पता ही है इस बार के बजट में जो है नो इनकम टैक्स बोला गया है 12 लाख तक। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग ज्यादा कंजम्पशन की तरफ ज्यादा खर्चा करेंगे। तो इनडायरेक्टली अगर गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी तो इनडायरेक्टली इन कंपनीज को भी ज्यादा काम मिलने की पूरी पूरी संभावना देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो नंबर बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे खराब नंबर्स ही कहूंगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से कंजप्शन को सरकार ने बूस्ट दिया है, कल शायद मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, वहां पे भी अगर रेट कट आ जाता है तो वो और ज्यादा फेवरेबल चीजें हो जाएंगी। पर ये देखने वाली होगी। हालांकि किसी को पता नहीं है रेट कट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने तो अब
गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पूरे पूरे स्टेप्स लिए हैं कि वो कंजप्शन को बढ़ाएं, लोगों के हाथ में पैसा दें। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो गाड़ी वगैरह इन चीजों में स्पेंड करेंगे ही करेंगे। तो आने वाले टाइम पे इनके नंबर्स जरूर सुधर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है सबसे बड़ा, कि एक स्मॉल मिड कैप कंपनी होने के बाद भी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, तो एक सेफ्टी पॉइंट हमें जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, वॉलेटाइल तो ये कंपनी जरूर रहेगी क्योंकि छोटी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो है 5% बढ़ा है, EBITDA 6.1%। ठीक है, एक्स ग्रीन फील्ड की बात यहाँ पे कर रहे तो एक्स ग्रीन फील्ड क्या है वो भी एक चेक कर लेंगे। पैट की बात करें वो 2.4 है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हाईलाइट, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 9%, आउट पेसिंग द इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ बाय 6% ऑन ईयर ऑन बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल प्रोडक्ट एंड कंटेंट मिक्स। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 9% हुई है, आउट पेसिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ। तो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है 6% किया और इन्होंने अपना रेवेन्यू जो है 9% से ग्रो किया। तो यहाँ पे तो अच्छी चीज दिखाई देने को मिल रही है। द 3 ग्रीन फील्ड बींग सेटअप फॉर न्यू प्रोग्राम EVIC फॉर मारुति सुजुकी महिंद्रा एंड टाटा motors are in different stage of completion ramp up for which certain costs are expensed upfront. Okay, the plants will come fully on stream in ensuing quarters. तो इन्होंने जो 3 प्रकार के जो है यहाँ पे मारुति सुजुकी महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स के लिए वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जो कॉस्ट पे करी है वो अपफ्रंट कर दी है, जिसकी वजह से आई थिंक इनके नंबर जो है ईयरली भी हमें थोड़े से डाउन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ग्रीन फील्ड इन्होंने लिखा है, यहाँ पे आपको पैट में ग्रोथ दिखेगी 2.4 की, और जब हमने यहाँ पे नंबर्स देखे तो यहाँ पे डी ग्रोथ है। तो इसका मतलब यही है कि ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट वो इन 3 कंपनियों के लिए लगा रहे हैं, मारुति सुजुकी महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। तो इन्होंने पार्टी से यानी कि इन 3 कंपनियों ने अभी इस कंपनी को पैसा नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने अपने प्लांट में अपनी तरफ से पैसा लगाया है, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे एक्स ग्रीन फील्ड, यहाँ पे एक्सेप्शन वाला ग्रीन फील्ड का जो है उसके बाद से इन्होंने दिखाया, तो यहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक ही दिखाई देने को मिल रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन स्टेबल फॉर न्यू बिजनेस एक्सक्लूडिंग एक्सपांशन। तो एक्सक्लूड करने के बाद अगर एक्सपांशन को आप एक्सक्लूड करेंगे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेशन विद कस्टमर फॉर सम ऑफ द पेन शेयरिंग ऑन एसोसिएट कॉस्ट फॉर एक्सपांशन। ठीक है, स्टेज अ डेट फ्री कंपनी है बताया। इंडस्ट्री हाइलाइट्स, पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम्स ग्रू बाय 3% ईयर ऑन ईयर, वाइल क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम्स ड्रॉप्ड बाय 8%। तो देखिए जो चीज मैं आपको बता भी रहा था कि ईयर ऑन ईयर तो पैसेंजर व्हीकल अच्छे से बिक्री कर पाए हैं जो गाड़ियां बेचते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम्स वहां पे यानी कि गाड़ियां कम बिकी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ियां कम बिकेंगी तो इनको भी बिजनेस कम ही मिलेगा। उसके बाद स्टेबल कॉपर प्राइसेस, जो उनका रॉ मटेरियल है तो प्राइसेस भी स्टेबल ही रहे हैं, लेकिन मेन वही पंगा है कि इन्होंने जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाए उन्होंने उसमें अपफ्रंट कॉस्ट लगाई है अपनी तरफ से, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। तो स्टेटस की बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनुअल रेवेन्यू 2100 करोड़ टू कम ऑन स्ट्रीम बाय H2 FY24। तो सेकंड हाफ FY26 से आएगा। स्लीव ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अक्रॉस EV एंड ICE प्लेटफॉर्म। Greenfield currently being set up for all new models and not for replacement mid-cycle updates. Are referred supplier for new age vehicles by Maruti Suzuki, Mahindra and Tata Motors। इन तीनों के लिए बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। तो बिजनेस इन ग्रोथ दीज वाइल इज इम्प्रूव एफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स। ये आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ग्रीन फील्ड की बात बता रहे हैं, ये 80 करोड़ का उसमें से वो है। ग्रीन फील्ड रिलेटेड नेट स्टार्टअप कॉस्ट 40 करोड़ के आसपास इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो देखिए यही चीजें होती हैं जो हमें धीरे धीरे पता लगा। अगर आप ऊपर ऊपर से नंबर पढ़ लेते तो आपको ये लगता कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ देखिए एक्सपांशन बाद में सही जाएगा या गलत जाएगा वो तो देखिए टाइम बताएगा, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा डीप नंबर पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें पता लगती है कि हाँ भाई इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया, इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कम आया। तो वही मैं आपको जो बताता हूँ हमेशा कि ये जो हम नंबर्स पढ़ते हैं ये एक ओवरव्यू होता है, लेकिन अगर आप अंदर से चीजों को पढ़ेंगे तो कई बार आपने देखा होगा खराब नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक रॉकेट की तरह भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो डीप डाउन जब आप नंबर में जाते तब आपको चीजें समझ में आती हैं कि क्या करना हमें चाहिए। तो देखिए कल नंबर्स तो हालांकि मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद ही आए हैं, तो हमें कल ही पता चलेगा कि मार्केट इस एक्सपांशन को से रिलेटेड क्या वहां पे बताता है।
ठीक है, क्या दिखाता है चार्ट पैटर्न में कल के दिन कि हाँ भाई एक्सपांशन से रिलेटेड कम जो लोगों को वो चीज पसंद आ रही है, खासकर बिग इन्वेस्टर्स को। हमारे पसंद आने या ना आने से कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं चेयरमैन, वो भी देख लेते हैं। दीज रिजल्ट्स आर टेस्टामेंट टू रेजिलियंस एंड डेडिकेशन ऑफ अवर टीम, particularly given the upfront costs associated with establishing our greenfield plants. These investments support upcoming EV and IC programs, reflecting our strategy, vision for the future, and commitment to our customer. Despite these investments, our profitability remains strong, and we continue to uphold our stance as debt-free company. I would like to थैंक अवर एम्प्लॉयज। तो ठीक है, कुल मिला के उन्होंने भी वही बात बताई कि अपफ्रंट जो कॉस्ट दिया उसके बाद भी उनकी कंपनी ने अच्छे ही नंबर पेश किए। अगेन ये विवेक चंद सहगल, कोई भी जो प्रमोटर है या कंपनी का मालिक है वो ये नहीं बोलेगा हमने बहुत खराब प्रदर्शन किया। वो यही बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ इश्यूज थे, या वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने खराब काम किया। लेकिन हाँ, देखने वाली बात होगी कि कल इस मार्केट इसको लेकर क्या रिएक्शन दिखाता है। लेकिन हाँ, नंबर ठीक ही है, ओके ओके लगे, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन वगैरह भी देख लेते हैं किस प्रकार के। 24,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी 37 का है, इंडस्ट्री भी 26 का है, तो हल्की सी महंगी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15 का है, इंडस्ट्री वैल्यू 3.20 का है, ठीक है। पी रेशो की भी बात करें तो अभी तक का क्या हाल है, तो आप देख सकते हैं एकदम लोअर वैल्यूएशन पे तो पहुंच चुका है। जितना भी चार्ट पैटर्न हिस्टोरिकल हमें बचा हुआ है, मीडियन पी 52 का है, तो उससे सस्ता ही है। लेकिन बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं वही नहीं होते। अगर 2-3 साल के नंबर भी देखें, 400, 396, 411, 487, 638, 660, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा कोई सच बहुत मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक ठाक ही नंबर्स पेश करने में ये कंपनी हमेशा से कामयाब रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखे, प्रमोटर्स के पास लगभग 62%, एफआईएस के पास 10%, डीआईएस के पास 17% के आसपास, पब्लिक के पास भी 11-12% की हिस्सेदारी। प्रमोटर्स में आपको दिखेगा ये समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो यही इनके प्रमोटर्स हैं। तो एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़े ग्रुप की कंपनी है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी है। और इस कंपनी का भी मार्केट कैप देखें तो 24,000 करोड़ कोई छोटी मोटा रकम नहीं होता है। और इसको भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो 92,000 यानी कि 96, 1,26,000, 24,000, 20 लाख, 1,20,000 करोड़ के आसपास की दोनों मिला के कंपनी है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा डिस्क्लेमर आप हमेशा याद रखना, वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता ही, लेकिन बोलना जरूरी भी है कि ये कोई भी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, ठीक है। और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।